एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने पावर शेयरिंग चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बेल्जियम की केस स्टडी कंप्लीट की थी। आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम श्रीलंका नाम की कंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि श्रीलंका में क्या एथनिक क्राइसिस थे और उसका क्या रिजल्ट वहां पर निकला। सो ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। यस, अब हम श्रीलंका के बारे में जानते हैं। श्रीलंका क्या था। देखो, श्रीलंका के बारे में भी सेम चीज, आपको 3 चीजें ही पढ़नी है। पहली हमको पढ़नी है श्रीलंका की लोकेशन, फिर हमें देखनी है श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन, यानी कि जो लोग वहां पर रहते थे उनकी क्या एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो कैसे एक दूसरे से अलग थे। और फिर हम देखेंगे कि थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि उनके बीच में क्या कन्फ्लिक्ट हुआ। अब सबसे पहले हम इसकी लोकेशन या साइज के बारे में समझते हैं। अगर आप मैप पर जाएंगे, वर्ल्ड के फिजिकल मैप पर देखेंगे, पॉलिटिकल मैप पर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री है। अगर ये इंडिया की साउदर्न टिप है तो यहाँ पर श्रीलंका है। श्रीलंका नाम की कंट्री 1948 में इंडिया से 1 साल बाद इंडिपेंडेंट हुई। जैसे कि बेटा इंडिया यूज्ड टू बी अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, सेम मैनर में श्रीलंका भी ब्रिटिश की ही कॉलोनी थी। बट इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में। बिफोर इंडिपेंडेंस श्रीलंका का नाम सीलोन होता था, CEYLON, सीलोन। तो ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं इसकी करंट कॉम्पोजिशन की बात करूं, जो एनसीईआरटी में गिवन है, जो आपको याद भी रखनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन मेनली 3 ग्रुप्स में है, जिसमें से मेजरली 2 ग्रुप्स के बारे में ये केस स्टडी है। फर्स्ट ग्रुप जो है बेटा, वो है मेजोरिटी, जो मेजोरिटी में है। एंड मेजोरिटी में कौन है? मेजोरिटी में है सिंहालाज। आई नो आपने ये टर्म पहले नहीं सुनी होगी। मेजोरिटी में है सिंहालाज। और माइनॉरिटी में कौन है? माइनॉरिटी में है तमिल्स। माइनॉरिटी में कौन है? तमिल्स। अब सिन्हाला की अगर नंबर्स की बात की जाए, परसेंटेज की बात की जाए, तो सिन्हालाज की परसेंटेज थी 74%। तमिल्स की परसेंटेज की बात की जाए तो तमिल्स की परसेंटेज थी 18%। बट ये तमिल्स भी फर्दर 2 तरीके के थे। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ तमिल्स। एक तो थे बेटा श्रीलंकन तमिल्स, और दूसरे थे इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स 13% थे, इंडियन तमिल्स वर जस्ट 5%। तो अगर मैं इसको टोटल करूं तो ये रेशियो बनता है, सम अप होके ये इसका सम बनता है 92%। जो बची हुई पॉपुलेशन थी, रेस्ट वर क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स हु यूज्ड टू स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। वो सिनालीज भी बोलते थे और वो तमिल भी बोलते थे। अब जो केस स्टडी है ना हमारी, वो मेनली बेटा इनके बीच में घूमेगी। किनके बीच में? एक तो इंडियन तमिल्स जो कि 5% थे, दूसरे सिन्हालाज जो कि 74%। अब केस स्टडी को समझने से पहले हम ये समझते कि इंडियन तमिल्स थे कौन। देखो, अगर श्रीलंका की आप फिजिकल मैप पे लोकेशन देखो ना, तो श्रीलंका इक्वेटर से दूर नहीं है ज्यादा। अब इक्वेटर से दूर नहीं है तो इट इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। अब ट्रॉपिकल कंट्री जो होती हैं, दे आर वेरी गुड फॉर प्लांटेशन ऑफ टी एंड कॉफी। तो श्रीलंका में भी सिमिलर मैनर में प्लांटेशन होती थी। प्लांटेशन का काम करवाते थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनके लिए जो टी थी ना, इट वॉज अ वेरी बेनिफिशियल क्रॉप। इकोनॉमिकली बहुत बड़ा बिजनेस था टी का, जो ब्रिटिशर्स करते थे इंडिया और चाइना के साथ। अब इस क्रॉप को उगाने के लिए उनको बेटा लेबर की नीड थी। अब सवाल था कि लेबर कहां से आए।
अब नियरेस्ट कॉलोनी कौन सी थी? इंडिया। और आज इंडिया का पॉलिटिकल मैप उठाकर देखो तो यहाँ पर एक स्टेट है तमिलनाडु, इंडिया की सदर्न मोस्ट टिप पर। अब हालांकि ये स्टेट तो अब बना है, उस टाइम तो ये स्टेट नहीं था, बट स्टिल उस रीजन में जो लोग रहते थे वो तमिल बोलने वाले लोग थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को ये तो था ही पता कि भाई इंडिया भी हमारी कॉलोनी है और श्रीलंका भी हमारी ही कॉलोनी है। तो इंडिया से अगर श्रीलंका में लेबर को ले जाना है इंडेंचर्ड करके, इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर उनको लेकर जाना है, तो इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क, वो कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो उन्होंने इंडियंस को कैप्चर करके इंडिया से वो श्रीलंका ले गए। कौन से इंडियंस को? जो तमिल बोलते थे, क्योंकि वो सबसे पास रहते थे उस रीजन के फिजिकली, तो उनको ले जाना आसान था। तो ये लोग उनको वहां पर लेकर चले गए। अब हुआ क्या, जो ये तमिल्स इंडिया से श्रीलंका गए, इनकी जो फर्दर जनरेशन्स थी वो तो वहीं रह गई ना। उनके जो सन्स थे, ग्रैंड सन्स थे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स थे, जो भी आगे उनकी जैसे भी उनकी जनरेशन्स बढ़ती गई वो वहीं पर स्टे कर गए। तो इंडियन तमिल्स बेटा वो लोग हैं। अब यहां से दो क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, हु वर इंडियन तमिल्स, किन को इंडियन तमिल्स बोला जाता था। दूसरा क्वेश्चन आता है, वेयर डिड दे या वेयर डू दे बिलोंग टू, कहां से वो बिलोंग करते हैं। अब हु का आंसर तो ये होगा कि इंडियन तमिल्स वो लोग हैं जिनके फोर फादर्स को इंडिया से श्रीलंका ले जाया गया था फॉर द पर्पज ऑफ प्लांटेशन लेबर, प्लांटेशन की लेबर करवाने के लिए इनको वहां पर ले जाया गया था। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि वेयर, किस कंट्री से वो बिलोंग करते थे। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। फर्स्ट इज इंडिया एंड सेकंड इज श्रीलंका। अब आई गेस आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स यही सोचेंगे कि वो इंडिया से थे, बट इसका आंसर श्रीलंका है। इसका रीजन ये है बेटा कि जो लोग जिनको हम इंडियन तमिल्स बोलते हैं वो तो श्रीलंका में ही रहते हैं ना। उनके फोर फादर्स को इंडिया से ले जाया गया था, बट वो इंडिया से बिलोंग थोड़ा ना करते हैं, वो तो श्रीलंका के ही सिटीजन्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना है कि इंडियन तमिल्स किस कंट्री से बिलोंग करते थे, श्रीलंका से। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट क्या था। लेट अस अंडरस्टैंड द कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट ये था कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट बनी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में, जब श्रीलंका ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, तो श्रीलंका की गवर्नमेंट वाज मेजरली डोमिनेटेड बाय होम। ऑब्वियस ही बात है, मेजोरिटी जो हैं तो वही होंगे, वो भी लोकल भी थे वहीं के, सिन्हालाज। श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी इट वाज डोमिनेटेड बाय सिन्हालाज। और ये जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी ना बेटा, इट यूज टू बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ, ये याद रखना है वर्ड, मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म। अब ये मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। मेजोरिटेरियनिज्म से हम क्या समझते हैं? मेजोरिटेरियनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कह लो, पॉलिटिकल कंसेप्ट कह लो, पॉलिटिकल फिलोसफी कह लो, जो ये कहता है कि स्टेट मस्ट बी रूल्ड बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी, और वो जिस भी मैनर में रूल करना चाहे वो कर सकती है। यानी कि उसको बस अपनी विशेष को प्रोटेक्ट करना है, किसको? मेजोरिटी कम्युनिटी को। चाहे ऐसा करते हुए माइनॉरिटी कम्युनिटी की विशेष को ध्यान में रखा जाए या ना रखा जाए, दैट डजंट मैटर। मेजोरिटेरियनिज्म सिंपली ये कहता है कि भाई जो एक मेजोरिटी कम्युनिटी है वो स्टेट को रूल कर सकती है अपने हिसाब से, किसी भी मैनर में, जो मैनर उसको पसंद हो उस तरीके से। वहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स का, उनके डिजायर्स का, उनकी विशेष का ध्यान नहीं रखा जाएगा, चाहे उनकी विशेष पूरी हो चाहे उनकी विशेष पूरी ना हो, उससे मेजोरिटी कम्युनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेजोरिटेरियनिज्म था, और श्रीलंकन गवर्नमेंट इसमें बिलीव की करती थी। बट हमें यह समझना है कि अगर उनको मेजोरिटी कम्युनिटी का डोमिनेशन, भाई
रूल करने का मतलब क्या है, अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करना। अब हमें ये समझना है कि अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट को सिन्हालास का डोमिनेशन एस्टेब्लिश करना था श्रीलंका पर, तो उन्होंने ऐसे क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए कि हमारा डोमिनेशन एस्टेब्लिश हो सके। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ऐसे क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए जिसकी वजह से श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म एस्टेब्लिश हुआ, या मैं कहूं कि सिन्हालास का डोमिनेंस एस्टेब्लिश हुआ, और जिसकी वजह से फिर श्रीलंका में आगे जाकर कन्फ्लिक्ट भी हुआ। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अब सबसे पहला बेटा स्टेप लिया गया ईयर 1956 में, इन द ईयर 1956। क्या हुआ ऐसा 1956 में? बेटा 1956 में ना श्रीलंका की गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है। उस एक्ट का नाम होता है, ये याद रखना है एक्ट का नाम भी, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। क्या नाम होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। अब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट क्या करता है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट सिन्हालीज को, अब ये सिन्हालीज क्या है? सिन्हालीज उस लैंग्वेज का नाम है जो सिन्हाला कम्युनिटी बोलती थी। सिन्हाला कम्युनिटी कुछ नहीं है, सिन्हाला कम्युनिटी उन्हीं लोगों को कहा जाता है हु यूज टू स्पीक सिन्हालीज लैंग्वेज। ठीक है, तो इस एक्ट ने, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1956 ने क्या किया? सिन्हालीज को रिकॉग्नाइज कर दिया एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। अब मेजोरिटी कम्युनिटी के लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि भाई उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया, यानी कि अब गवर्नमेंट कोई भी ऑफिशियल काम करेगी, एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी, कुछ भी करेगी, तो वो मेजरली काम या मोस्टली काम सारा का सारा सिन्हालीज भाषा में होगा। अब जो सिन्हाली स्पीकर्स थे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात थी, बट बेटा एक कंट्री में सिर्फ एक कम्युनिटी तो नहीं रहती ना। जो तमिल्स थे वो कहाँ गए? लेकिन याद रखो कि हमने तो किसका डोमिनेशन एस्टेब्लिश करना है? सिन्हालाज का। हमें ये फिक्र नहीं है कि तमिल्स के राइट्स, तमिल्स की विशेष फुलफिल हो रही हैं या नहीं। ठीक है, दूसरा स्टेप गवर्नमेंट ने क्या किया रिलीजन को लेकर। उन्होंने क्या किया, जिस रिलीजन को सिन्हालाज मानते थे, जिस रिलीजन को सिन्हालाज फॉलो करते थे, बुद्धिज्म, ये भी बोर्ड का 1 मार्कर क्वेश्चन है, बुद्धिज्म, उसको ये कह दिया कि भाई आज से ना ये श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन है, और गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए, इसको फोस्टर करने के लिए जो भी स्टेप्स होंगे वो उठाएगी। सेम चीज यहां पर भी हुई। भाई पहले आपने तमिल्स की लैंग्वेज को अंडरमाइन कर दिया, अब आपने उनके रिलीजन को अंडरमाइन कर दिया। और बुद्धिस्ट के अलावा वहां पर मुस्लिम्स भी थे, वहां पर क्रिश्चियंस भी थे, और वहां पर उसमें से कुछ तमिल्स हिंदूज भी होंगे ऑब्वियसली। तो लैंग्वेज को भी अंडरमाइन कर दिया, रिलीजन को भी अंडरमाइन कर दिया। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप क्या लिया? अब नेक्स्ट स्टेप ये लिया कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स में जो हाई पेड गवर्नमेंट जॉब्स होती थी ना, लाइक लेक्चरर, लाइक टीचर, इंजीनियर्स, ये जॉब्स तो दे दी। इन जॉब्स में प्रायोरिटी दे दी किसको? सिन्हालाज को। भाई कोई भी मान लो जॉब लेने आया तो उनसे पूछते भाई आप कौन सी कम्युनिटी, किस लैंग्वेज कम्युनिटी से हो। सिन्हाला होता तो उसको प्रायोरिटी दी जाती, मेरिट के बेस पर जॉब नहीं दी जा रही थी, एथनिक कम्युनिटी के बेस पर जॉब्स दी जा रही थी। और जो ऑड जॉब्स होती हैं, भाई ऑड जॉब्स कौन सी होती हैं? ऑड जॉब्स उन जॉब्स को कहा जाता है जिनकी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट है वो लो हो। हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऑड जॉब्स हो सकती हैं, जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाथ से कचरा उठाना, सीवेज साफ करना, ये एक ऑड जॉब है, ये कोई करना पसंद नहीं करेगा कभी भी। तो ऑड जॉब्स के लिए किसको प्रेफरेंस दी जाती होगी? अब गैस कर लो, तमिल्स को ऑब्वियसली। तो ये डिफरेंस था। और चौथा स्टेप क्या लिया उन्होंने कि उन्होंने एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन डेवलप करवाई तमिल्स के अमंग। मतलब फीलिंग ऑफ एलियनेशन ये हुआ कि उनको बार बार ये रियलाइज करवाया जाता था
कि भाई आप लोग श्रीलंका से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, हालांकि वो भी उतने ही इक्वल सिटीजन्स थे, तमिल्स भी उतने ही बड़े इक्वल सिटीजन्स थे जितने कि सिनालास थे, बट उनको बार बार ये चीज रियलाइज करवाई जाती थी कि जो आपके एंसेस्टर्स थे वो श्रीलंका से नहीं थे, देवर माइग्रेंट्स, तो आप भी यहां से बिलोंग नहीं करते। अब इन स्टेप्स से हुआ क्या, इन स्टेप्स से ये हुआ बेटा कि सिन्हालास की डोमिनेंस, सिन्हालास की सुप्रीमेसी तो एस्टेब्लिश हो गई श्रीलंका में, बट तमिल्स के राइट्स को अंडरमाइन कर दिया गया पूरी तरह। अब क्या हुआ, फिर फर्दर चलते हैं। अब तमिल्स चुप तो बैठेंगे नहीं, तो तमिल्स ने क्या किया, तमिल्स ने ना पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रोंग करना शुरू किया। उन्होंने गवर्नमेंट के आगे अपनी 3 डिमांड रखी बेटा, 3 डिमांड्स वर पुट अप। पहली डिमांड थी कि इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, दूसरी डिमांड थी कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। अब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इसका क्या मतलब है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब भाई जब आप जॉब दे रहे हो ना, तो आप एथनिक कम्युनिटी के बेस पर मत दो, आप मेरिट देखो। भाई जो बंदा, जो इंडिविजुअल उस जॉब को डिजर्व करता है, जॉब उसको मिलनी चाहिए ऑब्वियसली। दूसरा उन्होंने कहा भाई हमारी लैंग्वेज को भी इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल स्टेटस ऑफिशियली मिले, जो स्टेटस आपने सिन्हालीज को दिया है। और तीसरा उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स नहीं मानती तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जहां पर तमिल्स मेजोरिटी में रहते थे, हमें वहां पर एक अलग एलाम मतलब तमिल स्टेट बनाकर दे दो, हम उसको अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर लेंगे। अब आपको क्या लगता है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ये 3 डिमांड्स मानेगी? भाई श्रीलंका की गवर्नमेंट का तो ये नेचर था वो एक डिमांड भी ना माने, और तमिल्स ने तो 3 डिमांड रख दी। तो तमिल्स ने सॉरी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इन सभी डिमांड्स को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। अब हुआ क्या, फर्दर क्या हुआ, फिर तमिल्स ने जब पॉलिटिकल तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से उनकी डिमांड्स को नहीं सुना गया, तो दे वेंट एग्रेसिव। अब एक ग्रुप का नाम मैं बता रहा हूं जो हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको वो एग्जाम में मेंशन जरूर करना है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था बेटा LTTE। इसको हम प्रोनाउंस कई बार लिट्टे भी कर देते हैं। लिट्टे का मतलब क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अब ये जितने भी तमिल ग्रुप्स थे जो तमिल के राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे, वो सभी एक फ्लैग के अंडर, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ गए जिसका नाम था लिट्टे, LTTE। और इसने तमिल्स की डिमांड्स को वायलेंटली उठाना शुरू किया गवर्नमेंट के आगे। अब हुआ क्या, क्योंकि अब एक तरफ ये भी वायलेंटली उठा रहे थे डिमांड्स को, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट थी उसके पास तो पूरी स्टेट मशीनरी का कंट्रोल था, भाई आर्मी से लेके पुलिस से लेके हर चीज उनके अंडर थी, तो उन्होंने लिट्टे को दबाने के लिए भी फोर्स यूज की। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। अब सिविल वॉर क्या होती है पहले ये समझते हैं। सिविल वॉर का सिंपल सा मतलब है बेटा, जब एक कंट्री के अंदर, जब बेटा सेम कंट्री के अंदर, उसी कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर दो या दो से ज्यादा सोशल ग्रुप्स के बीच में, अब ये सोशल ग्रुप्स कुछ भी हो सकते हैं, ये सोशल ग्रुप्स बेटा लैंग्वेज के बेस पर भी बन सकते हैं, ये कास्ट के बेस पर भी बन सकते हैं, ये रिलीजन के बेस पर भी बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रेस के बेस पर भी बन सकते हैं, किसी भी एथनिसिटी के बेस पर बन सकते हैं। यहां पर जो एथनिक ग्रुप्स बने हैं वो लैंग्वेज के बेस पर बने हैं ना, तमिल्स और सिनालाज। तो इन दो ग्रुप्स के बीच में जब फाइट हुई तो उसको हमने सिविल वॉर बोला। तो सिविल वॉर की सिंपल सी डेफिनेशन ये है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर सोशल ग्रुप्स विद इन द सेम कंट्री। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसका इंपैक्ट आप गैस करो भाई, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई होगी ऑब्वियसली,
जो बेकसूर होंगे, जो इवन वॉर में इन्वॉल्व भी नहीं हुए होंगे। दूसरा, दिस लेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भाई बार बार नई गवर्नमेंट्स आई, उनसे क्या बोलते हैं, कंडीशन हैंडल नहीं हुई, फिर री इलेक्शन हुए, फिर नई गवर्नमेंट्स आई। और तीसरा, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुआ। इस टाइम पर एक टाइम था जब एशिया के अंदर श्रीलंका की जो इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट था ना बेटा, अर्ली ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में, वो इंडिया को भी सरपास करता था। श्रीलंका इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था। ये वो कंट्री है जिसने बहुत जल्दी ही लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया था। इवन इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू गेट लिबरलाइज्ड इन साउथ एशियन रीजन। लेकिन इस सिविल वॉर की वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुई कि 30-40 साल पीछे चला गया इकोनॉमी के मामले में। बाकी और ज्यादा इम्पैक्ट जानने हैं तो आप एनसीईआरटी भी रीड कर सकते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बाकी इम्पैक्ट्स पढ़ के आप कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इसके बाद फर्दर क्या हुआ, और एनसीईआरटी से आपने ये स्टडी करना है कि सिविल वॉर एंड कब हुई, कौन सा साल था जब ये सिविल वॉर खत्म हुई थी। ये आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई फीडबैक देनी है तो भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और पर्सनली मुझे कोई सजेशन देना है, मैं आज अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रहा हूँ इसमें, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।